बीजेटी लेक्चर्स में आपका स्वागत है। माई सेल्फ रत्नेश सिंह बागरी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सतना। ये ट्रांजिस्टर का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम बीजेटी की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। बीजेटी की वर्किंग के बारे में पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा कितने मोड्स पर ऑपरेट करता है। हमारे ट्रांजिस्टर में दो लेयर्स थी, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस। तो इन जंक्शन की बायसिंग पे चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, रिवर्स रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स फॉरवर्ड। तो ये जो जंक्शन की बायसिंग है, इन बेसिस पे हमारे चार मोड्स बन सकते हैं। जो पहला मोड हमको दिख रहा है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, उस मोड के सामने लिखा है कट ऑफ, और कट ऑफ का एप्लीकेशन लिखा हुआ है ऑफ स्विच। ऑफ स्विच मतलब के वहां पर हमें वो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है। वो जो हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है उसको हम रिवर्स बायस में कैसे करते हैं ये देख लें। ये है कट ऑफ मोड के लिए हमारा एनपीएन का एग्जाम्पल। पीएनपी का जस्ट इसमें उल्टा हो जाएगा। तो J1 जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए क्या किया कि पी लेयर को हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे और एन को हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया। और सेम काम हमने J2 लेयर के लिए भी, J2 जंक्शन के लिए भी किया कि P को बैटरी के नेगेटिव से और N टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। ऐसे में हमारा ये क्या हो गया, दोनों रिवर्स बायस्ड में हो गए और ये मोड हमारा कट ऑफ हुआ, और तब हमारा ये एज एन ऑफ स्विच वर्क करता है। नेक्स्ट मोड हमारा हम सैचुरेशन बताते हैं। क्योंकि हमने रिवर्स रिवर्स तो देख लिया, अब हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड देख लेते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा कट ऑफ मोड का जो कनेक्शन था उसको जस्ट उल्टा कर देना हमको। मतलब बैटरी को रिवर्स कर देंगे, P को बैटरी के पॉजिटिव और N को बैटरी के नेगेटिव फॉर J1 जंक्शन। इसी तरह से J2 के लिए P को बैटरी के पॉजिटिव और N को बैटरी के नेगेटिव। J2 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड, J1 J2 दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। तो मतलब ये J1 हमारा एमीटर बेस्ड जंक्शन है और J2 हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है। तब सीरीज में हमको ये जो ट्रांजिस्टर है बहुत ही कम रेजिस्टेंस शो करेगा, तब ये वर्क करेगा एज एन ऑन स्विच। अब यहाँ पे देखिए स्विच की तरह वर्क कर रहा है, जैसा फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड की तरह ऑफ स्विच और ऑन स्विच की तरह वर्क कर सकती है। तो इस तरीके से हमारी ये जो डिवाइस है स्विचेस की तरह वर्क करेगी। अब आ जाते हैं ये सेकंड वाले पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड है इसका। आगे हम वर्किंग वगैरह भी इसी की पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस होगा। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए, मतलब J2 जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए हमारा जो P पॉइंट है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव और N लेयर को हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रखा है। एमीटर बेस्ड जंक्शन पे आ जाते हैं। एमीटर बेस्ड जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है। उसके लिए P को बैटरी के पॉजिटिव तथा N टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा है। तो ये हो गया आपका कैसा, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब यहाँ पर इसका एप्लीकेशन है एम्पलीफायर। जैसा पढ़ा हुआ है, एम्पलीफायर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। अब एक चीज और बच रही है, जो हमारा लिखा हुआ है मोड रिवर्स एक्टिव। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव मोड है उसका जस्ट अपोजिट कर दिया। एमीटर बेस्ड जंक्शन को हमने रिवर्स कर दिया और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने फॉरवर्ड कर दिया। और यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है इसका एट्यूनेटर, मतलब कि ये क्या कार्य करता है, एम्पलीफायर का जस्ट अपोजिट कर रहा है। एम्पलीफायर जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। पर प्रैक्टिकली बीजेटी का उपयोग हम इसमें नहीं करते हैं। बीजेटी हमारा कभी भी रिवर्स एक्टिव मोड में हम यूज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। इस तरीके से हमारे मेन जो रीजन है वो हमारे यही तीन रीजन होते हैं। आपसे पूछा जाए तीन रीजन, आपके मोड्स ऑफ ऑपरेशन पूछे जाए तो ये तीन रीजन ही लिखना आवश्यक है। आप इसको क्या कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि इस पोर्ट पे हमारा ये कार्य नहीं करता है। अब जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है कि हमको वर्किंग पढ़नी है। तो वर्किंग पढ़ने के लिए हमको पहले
एम्पलीफायर कैसे ऐसे थोड़ा एक्शन से रिलेटेड ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर एक्शन, हम कुछ बातें जान ले पहले। कि ये पहली बात तो हमको पता ही, हमने अभी लास्ट में पढ़ लिया कि एमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में हो, एमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो। तो अब क्या कहते हैं, कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टर करंट की डिपेंडेबिलिटी एमीटर करंट पर किस प्रकार से है, ये थोड़ा वर्किंग के पहले जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम पहले ये मानते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन हमारा प्रैक्टिकली नहीं है। अब वो नहीं है तो चूंकि हमारा कलेक्टर करंट, कलेक्टर सर्किट में जो है हमारा कलेक्टर जंक्शन जो है हमारा वो रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, उसको हम जीरो मान सकते हैं। ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करता है तो उसकी रेंज माइक्रो एम्पियर होती है, तो जिससे हम उसको जीरो मान सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को मान ले कि एमीटर बेस जंक्शन है हमारा, तब क्या होगा, तब हमारा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस से फ्लो होगा और ये लगभग पूरी तरह से कलेक्टर करंट में चला जाएगा। बेस करंट में बहुत कम करंट जाता है, तो ये जो कलेक्टर करंट है ये पूरी तरह से एमीटर करंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर कलेक्टर एमीटर करंट का मान 1 मिली एम्पियर है तो कलेक्टर करंट का मान भी लगभग 1 मिली एम्पियर ही होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए डायग्राम है। अब इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि हम पहले डोपिंग लेवल देख लें। जो हमारा एमीटर है वो हमारा कैसा है, हाईली डोप्ड है। जो बेस है वो हमारा क्या है, लाइटली डोप्ड है। और जो हमारा कलेक्टर है वो मॉडरेटली डोप्ड है। ये बातें क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बायसिंग देख लेते हैं। बायसिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर से भी मैं कंटिन्यू बोलता आ रहा हूं कि एमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में। ये पूरा कनेक्शन हमने कर लिया। अब देखना है हमको, जो पहले हमने बताया था कि जब ऐसा एम्पलीफायर एक्शन होगा तब हमारा जो एमीटर होगा वो मेजॉरिटी कैरियर्स सप्लाई करेगा। और अब एमीटर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई हो रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो यही क्या कहते हैं, करंट का डायरेक्शन हमने आई बनाया है। यहाँ पे हमने दो टाइप के करंट बनाए हैं, आई ई एन, आई ई टी, मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू होल्स। तो अभी इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमीटर से या फिर कह रहे हैं एन प्लस से पी माइनस लेयर में पहुंचे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे कलेक्टर में चले जाएं, मतलब बेस से कलेक्टर की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं। एक पॉसिबिलिटी है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मिल जाना, वो कहलाता है हमारा रिकॉम्बिनेशन। किससे मिलेंगे, जो यहाँ पर होल्स उपस्थित होंगे पी लेयर में, क्योंकि पी लेयर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। पर एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारी बेस लेयर है वो हमारी क्या है, लाइटली डोप्ड है, मतलब इसमें होल्स की जो संख्या होगी वो बहुत ही कम होगी। अब ऐसा होने पर रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज और कि यहाँ पर ये जो IB1 करंट है ये किस लिए बताया गया है, ये IB1 करंट इसलिए बताया गया है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हमारे यहाँ से होते हुए बेस टर्मिनल पे निकल जाएं, ये पॉसिबिलिटी भी है। पर इसके लिए एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमको पाथ की रेजिस्टेंस कम चाहिए, नहीं तो अगर पाथ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो भला क्यों कोई इलेक्ट्रॉन आपका बेस टर्मिनल से निकलेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर काम आता है हमारा क्या, कि हमारा जो बेस है वो लाइटली डोप्ड है, और अगर किसी भी मटेरियल में
चार्ज कैरियर्स की संख्या कम है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है। तो क्या हो गया, बेस की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी हाई हो गई, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वापस यहां भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें कि ना इलेक्ट्रॉन्स आपके बेस टर्मिनल की तरफ जा पाए, ना आपके रिकम्बाइन हो पाए। अगर हम इनको परसेंटेज वाइज देखें तो 5% से भी कम रिकम्बाइन हो पाते हैं या फिर बेस टर्मिनल से बाहर निकल पाते हैं, और 95% से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेस टर्मिनल को भेदते हुए, चूंकि आपका ये पतला है इसलिए उसका भेदन भी आसान है, तो उसको भेदते हुए पहुंच जाते हैं कलेक्टर पर, और वो कलेक्टर से हमारे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं कलेक्टर टर्मिनल से। और इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करते हैं, और जिससे हमारा करंट कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो करता है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम आईई में, जो मैंने आईईएन बोला और आईईपी बोला। अब ये जो आईईएन है ये हमारा है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम करंट आईईएन ही होगा। पर आईपी करंट क्या है कि जो करंट हमारे होल्स के कारण, जो रिकम्बाइन होने के कारण जो करंट है उनके बारे में वो बात कर रहा है आईईपी, तो वो करंट हमारा आईईपी हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे IB1 और IB2 है। IB1 है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट कर रहे हैं बेस टर्मिनल से, और IB2 क्या है हमारा, जो हमारा बेस करंट रिकम्बाइन होने के कारण आया। तो IB1 और IB2 मिलके हमारा IB बनाएंगे बेस करंट, और IEN और IEP मिलके हमारा IE बनाएंगे एमीटर करंट, और ये हमारा कलेक्टर करंट। तो इस तरीके से हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करता है। एक बार इसको हम पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये पूरा जो मैंने अभी समझाया वही चीज पूरी आपकी लिखी हुई है। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है कि एमीटर करंट जो है हमारा वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का योग होता है। अगर आप डायग्राम में भी देखना चाहो तो डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो आई है ये हमारा एग्जिट कर रहा है और आईबी और आईसी हमारे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर केसीएल लगाओगे तो हमारा आईई जो होगा हमारा आईबी प्लस आईसी होगा। तो इस तरीके से हमारा जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करता है। अब इसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।